जी हाँ, आज सुबह महमूद उनके साथ एयरपोर्ट गया था। रमज़ी ने कहा, ठीक है राहत, इसे वापस पहुंचा दो। हावर्ड ने उठते हुए कहा तो राहत ने इस बात में सर हिला दिया। गॉस्टी भी उठ खड़ी हुई और फिर थोड़ी देर बाद वो सब राहत के ऑफिस में मौजूद थे। अगर डॉक्टर एहसान की फैमिली के साथ कुछ हुआ था तो वही पाकिस्तान जाते, ये सब क्यों चले गए हैं। फिर जिस अंदाज में उन्होंने कोठी हाली की है, इससे तो पता चलता है कि वो अब वापस नहीं आएंगे। राहत ने कहा, हाँ मुझे चीफ से बात करना पड़ेगी। हावर्ड ने कहा। तो राहत ने पास पड़ा हुआ फ़ोन उठाकर हावर्ड के सामने रख दिया। हावर्ड ने रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। चूँकि वो पहले चीफ से फ़ोन पर बात कर चुका था, इसीलिए राब्ता नंबर उसे याद था। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। ये राब्ता कायम होते ही डक्सन की आवाज़ सुनाई दी। हावर्ड बोल रहा हूँ बास, दिमाग से। हावर्ड ने कहा, हाँ क्या हुआ, क्या मिशन मुकम्मल हो गया। डक्सन ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा तो हावर्ड ने उसे पूरी तफसील बता दी। ओह वेरी बैड, इसका मतलब ये हुआ कि क्लू ख़त्म हो गया और अब वो यहाँ वापस कभी नहीं आएंगे और ना जाने कहाँ ठहरे। ये तो बहुत गलत काम हुआ, चीफ ने कहा। मेरा ख्याल है चीफ के हम कामयाब हो सकते हैं। हावर्ड ने कहा, खुलकर बात करो, चीफ ने कहा। बास मशरिक में मरने वालों की रस्मात काफ़ी रोज़ तक जारी रहती हैं और ये लोग आज गए हैं तो लाजमन 4-5 रोज़ तक वहीं रहेंगे। इस गाँव को मैं जानता हूँ, इसलिए हम वहाँ जाकर भी उनका खात्मा कर सकते हैं। यकीनन इन माहिरीन की रिहाइश का अलहदा इंतज़ाम किया गया होगा, हावर्ड ने कहा। लेकिन तुम वहाँ किस हैसियत से जाओगे, हो सकता है कि तुम अजनबी होने की वजह से मशकूक हो जाओ, चीफ ने कहा। बस ह्यूमन राइट्स के खसूसी नुमाइंदे बनकर हम वहाँ जाएंगे, बशर्त ये कि हमारे पास उनके असल कार्ड्स हों और अगर चेकिंग की जाए तो ये कार्ड्स ओके कर दिए जाएँ, हावर्ड ने कहा। हाँ ऐसा हो सकता है। तुम किन नामों और हुलियों में वहाँ जाना चाहते हो, चीफ ने कहा। माइक और मार्सिया वाले कागजात और हुलिये दुरुस्त रहेंगे, हावर्ड ने कहा। ठीक है, कार तैयार कराकर मैं स्पेशल ट्रैवल एजेंसी के ज़रिए राहत के पास भिजवा देता हूँ। तुम जाने की तैयारी करो और उन्हें मदद की ज़रूरत हो तो लारक ग्रुप से रब्ता कर लेना। मैंने उसे तुम्हारे बारे में पहले बताया था, चीफ ने कहा। नहीं बास, हमें वहाँ किसी ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, मैं और गॉस्टी काम कर लेंगे, हावर्ड ने कहा। ओके, बहरहाल ज़रूरत पड़ने पर तुम रब्ता कर सकते हो, डक्सन ने कहा। यस बास, हावर्ड ने कहा। मैं लारक को तुम्हारे बारे में ब्रीफ कर दूंगा, कागजात 2 घंटे में पहुँच जाएंगे, चीफ ने कहा। इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया तो हावर्ड ने रिसीवर रख दिया। राहत, तुम हमें वो फिल्म दिखा दो ताकि इन लोगों को हम देख सकें, ताकि वहाँ उन्हें पहुँचाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि अब ये बात तय हो गई है कि इस कोठी में हमारा मतलूबा ग्रुप ही मौजूद था, हावर्ड ने कहा। तो राहत ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान साहब, बड़ी होलनाक वारदात की है, मुलजिमों ने, सफदर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। वो दोनों इस वक्त चार्टर तैयारे पर सवार पाकिस्तान से दमाग की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। उनके साथ जवाना और टाइगर भी थे जो अकबी सीटों पर मौजूद थे, जबकि सफदर इमरान के साथ बैठा हुआ था। हाँ, इंतहाई सफ़ाकाना वारदात है ये, इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। क्या आपको मुकम्मल यकीन है कि ये वारदात रेड एजेंसी के हावर्ड और गॉस्टी ने की है, सफदर ने कहा। तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। तुम्हारा अंदाज बता रहा है कि तुम्हें इस अंदाज पर शुबा है, इमरान ने चौंक कर कहा। हाँ, मेरा ख्याल है कि सरकारी एजेंट इस अंदाज में बेगुनाह अफराद और खसूसन बच्चों को हलाक नहीं कर सकते, जबकि गॉस्टी बहरहाल औरत है, सफदर ने कहा। रेड एजेंसी के एजेंट सफाकी में मशहूर हैं, यही वजह है कि रेड एजेंसी को कसाई एजेंसी भी कहा जाता है। वहाँ सफाकी बाकायदा आला सिफ्त के तौर पर शुमार की जाती है, इमरान ने कहा। आपने बताया था कि ये दोनों आपके हाथ लगे थे, आप अगर उन्हें इस वक्त हलाक कर देते तो ये वारदात ना होती, सफदर ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि मैं भी उनकी सतह पर उतर आता और बेगुनाहों को गोली मार देता, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। बेगुनाह कैसे, वो गैर मुल्की एजेंट थे और पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक के माशी मुस्तकबिल के खिलाफ काम कर रहे थे, सफदर ने कदरे गसीले लहजे में कहा। अगर कोई शख्स ये सोचे कि वो बाजार जाकर एक गन खरीदेगा और फिर इस गन से 200 आदमियों को हलाक करेगा तो क्या तुम सिर्फ इस सोच पर उसे गोली मार दोगे, इमरान ने कहा। उन्होंने सिर्फ सोचा ही नहीं बल्कि ऐसा किया भी है, सफदर ने कहा। इस वक्त उन्होंने सिर्फ सोचा था, अलबत्ता अब उन्होंने जो हमाकत की है उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, इमरान ने कहा। इमरान साहब, इस जहाज़ में शायद खुशकिस्मती भी हमारे साथ सवार हो गई है कि आप मेरे सवालों का जवाब इंतहाई संजीदगी से दे रहे हैं। आप ये भी बता दें कि आपको यकीन कैसे हो गया कि ये वारदात हावर्ड और गॉस्टी ने की है और अब वो दमाग में है, सफदर ने कहा। तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। खुशकिस्मती इस जहाज़ पर सवार नहीं हुई बल्कि सवार होने से पहले हावी हो गई, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। वो कैसे, सफदर ने चौंक कर कहा। मैंने बड़ी कोशिश की कि तुम्हारी चीफ सालिहा को साथ भेजते, लेकिन तुम्हारे चीफ ने साफ इनकार कर दिया और मेरे पूछने पर उसने कहा कि सफदर अमल करने की बजाय खुशकिस्मती पर इन्हसार शुरू कर देगा, इमरान ने कहा। तो सफदर बेख्तियार हंस पड़ा। आप मेरे सवाल का जवाब दें इमरान साहब, सफदर ने कहा। जाहिर है सालिहा की अदम मौजूदगी में आप सिर्फ सवाल जवाब ही रहते हैं, रोमांटिक गुफ्तगू तो नहीं हो सकती, इमरान ने कहा। तो सफदर एक बार फिर हंस पड़ा। चलें ऐसा ही सही, सफदर ने एक लिहाज से हथियार डालते हुए कहा। हावर्ड और गॉस्टी गो वहाँ मेकअप में गए थे, लेकिन उनसे हमाकत ये हुई कि वो वहाँ अपना मशीन पिस्टल छोड़ आए हैं। ये मशीन पिस्टल अकबी दीवार के करीब बाढ़ की ओट में घास पर मौजूद था और वो दोनों वहीं से इस मकान में दाखिल हुए थे और वहीं से वापस गए क्योंकि इस तरफ उनकी कार बाहर खड़ी थी।
फिर उनके कदोकामत भी वही थे और सबसे अहम बात ये कि ऐसी सफाकी रेड एजेंसी का हादसा है और रेड एजेंसी के सिर्फ यही 2 एजेंट यहाँ काम कर रहे थे। इमरान ने तफसील से जवाब देते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ये कैसे तय हो गया कि वो दिमाग पहुंच चुके हैं? सफदर ने कहा, जिन हुलियों में वहाँ गए थे उन्हीं हुलियों में एयरपोर्ट पहुंचे और फिर उन्हीं हुलियों में वो चार्टर तैयारे के जरिए दिमाग रवाना हो गए। इमरान ने जवाब दिया तो सफदर ने सांस लिया। दिमाग में तो कर्नल फरीदी साहब मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते थे। इमरान ने कहा, कर्नल फरीदी और कैप्टन हमीद दोनों किसी मिशन के सिलसिले में दिमाग से बाहर गए हुए हैं और दूसरी बात ये कि लुत्फ इस वक्त आता है जब अपना शिकार खुद किया जाए। इमरान ने कहा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जब तक हम वहाँ पहुँचे वो लोग इस ग्रुप को ट्रेस करके ख़त्म भी कर चुके हों। सफदर ने कहा, ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि तुम्हारे चीफ ने ये इत्तला मिलते ही फ़ोन नंबर रेड एजेंसी को मालूम हो चुका था और दोनों एजेंट दिमाग रवाना हो गए। फौरी तौर पर दिमाग से इन लोगों को मुस्तकिल तौर पर यहाँ आने का हुक्म दे दिया और आज सुबह चार्टर तैयारे से वो लोग पाकिस्तान पहुँच भी चुके हैं और वहाँ कोठी में भी मुस्तकिल तौर पर हाली कर दी गई है। इमरान ने जवाब दिया, फिर तो हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, अब हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? सफदर ने कहा, तो तुमने क्या सोचा था कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? इमरान ने कहा, मेरा ख्याल था कि हम इस कोठी की हिफाजत करेंगे जहाँ वो माहिरीन काम कर रहे हैं। सफदर ने कहा, पहली बात तो ये है कि सब माहिरीन डॉक्टर एहसान के साथ वहाँ कुछ दिन रहेंगे क्योंकि डॉक्टर एहसान के साथ जो वारदात गुजरी है इसके बाद वो कम से कम 1 माह तक रहनी तौर पर काम नहीं कर सकेंगे और मजहबी रसूमात में जाहिर है पूरा ग्रुप शामिल होगा। इसके बाद वो सब अपने अपने मुल्कों को चले जाएंगे। फिर 1 माह बाद जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो इनको नए सिरे से कहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा, चाहे पाकिस्तान में ही रखा जाए या किसी और मुस्लिम मुल्क में। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, मेरा सवाल तो अपनी जगह रहा कि फिर हम वहाँ क्या करने जा रहे हैं? सफदर ने कहा, इस हावर्ड और गॉस्टी से डॉक्टर एहसान की वालिदा, बहन और दोनों बच्चों के कत्ल का इंतकाम ले लें। इमरान ने जवाब दिया, इमरान साहब आप ऐसी बातें तो मेरे सामने ना किया करें। आप कम से कम मैं इतना तो जान गया हूँ कि आप सिर्फ इस काम के लिए इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकते और ना चीफ मुझे आपके साथ भेज सकता है। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम्हारा क्या अंदाज़ा है कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? इमरान ने कहा, जो सूरत हाल आपने बताई है उससे पहले तो वाकई मेरा ये ख्याल था कि हम वहाँ जाकर ग्रुप की हिफाजत करेंगे ताकि रेड एजेंसी के एजेंट उनका खात्मा ना कर सके, लेकिन अब चूँकि सूरत हाल तब्दील हो चुकी है इसीलिए अब मेरे जहन में वाकई कोई आइडिया नहीं आ रहा। सफदर ने बड़े वाज़ेह अंदाज में इतराफ़ करते हुए कहा तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। हावर्ड और गॉस्टी वहाँ पहुँचे हैं और लामहाला उन्हें मालूम हो जाएगा कि माहिरीन वहाँ से पाकिस्तान पहुँच गए हैं तो वो उनके पीछे पाकिस्तान आएंगे क्योंकि इतनी बात तो वो समझ जाएंगे कि मजहबी रसूमात सिर्फ चंद रोज़ रहेंगी। इसके बाद वो लामहाला दिमाग ही वापस आएंगे। इस तरह उन्हें यहाँ चेक करके ख़त्म किया जा सकता है ताकि आइंदा की सूरत हाल को संभाला जा सके। इमरान ने कहा, वो तो ठीक है इमरान साहब, लेकिन क्या रेड एजेंसी के पास सिर्फ ये 2 ही एजेंट हैं? सफदर ने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है सफदर, लेकिन इन दोनों ने जो सफाकी की है उसका खमियाजा तो ये भुगत लें, फिर जो आएंगे उनसे भी निमट लिया जाएगा। इमरान ने कहा तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर इस तरह की बातों में वक्त गुजरता चला गया और चार्टर तैयारा दिमाग एयरपोर्ट पर पहुंच गया। एयरपोर्ट पर मखसूस मराहिल तय करने के बाद वो सब जब एयरपोर्ट से बाहर आए तो इमरान ने एक टैक्सी इंगेज की और उसे सारबान कॉलोनी चलने का कह दिया। इस पर टैक्सी ड्राइवर के साथ इमरान खुद, जबकि अगली सीट पर टाइगर, जवाना और सफदर बड़ी मुश्किल से बैठे थे। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद टैक्सी एक रहायशी कॉलोनी में दाखिल हुई तो इमरान ने पहले ही चौक पर टैक्सी रुकवा दी और वो सब नीचे उतर आए। टाइगर ने मीटर देकर ड्राइवर को किराया अदा किया और वो सब पैदल आगे बढ़ने लगे। यहाँ इस कॉलोनी में क्या है? सफदर ने कहा, इस कॉलोनी की कोठी नंबर 112 में माहिरीन मुआशियात रहाइश पजीर थी और मैं पहले यहाँ इसीलिए आया हूँ ताकि मालूम कर सकूँ कि हावर्ड और गॉस्टी वाकई इस कोठी को ट्रेस करने में कामयाब भी हुए हैं या नहीं, क्योंकि इस कोठी के फ़ोन नंबर को खसूसी तौर पर कर्नल फरीदी ने सीक्रेट कराया था, इसलिए हो सकता है कि वो उसे ट्रेस ना कर सकेंगे। इस तरह हम भी कोठी में रहाइश रख सकते हैं और यहाँ से उन्हें ट्रेस भी कर सकते हैं। इमरान ने कहा तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो कोठी तलाश करने में कामयाब हो गए। कोठी का छोटा फाटक खुला हुआ था। और ये फाटक क्यों खुला हुआ है? यहाँ चौकीदार तो होना चाहिए, इमरान ने चौंक कर कहा और तेज़ी से आगे बढ़कर अंदर दाखिल हुआ ही था कि बेइख्तियार उछल पड़ा क्योंकि फाटक की साइड में ही एक मुकामी आदमी ज़मीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। इमरान तेज़ी से आगे बढ़ा और उस पर झुक गया। इमरान के साथी भी अंदर आ गए थे। ये कौन है? सफदर ने कहा, जवाना इसे उठाकर अंदर ले चलो। इमरान ने पीछे हटते हुए कहा तो जवाना सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा। उसने ज़मीन पर बेहोश पड़े हुए इस आदमी को उठाकर कांधे पर लादा और फिर वो सब इमारत की तरफ बढ़ गए। ये सिर्फ बेहोश है, इसका नाक और मुंह बंद करके इसे होश में लाओ, मैं इस दौरान कोठी का राउंड लगा लो, इमरान ने कहा और तेज़ी से आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसने कोठी का राउंड लगा लिया। कोठी खाली थी लेकिन बहरहाल फर्नीचर उसमें मौजूद था। फिर जब ये बड़े कमरे में पहुंचा तो इस आदमी को होश आ चुका था। उसके चेहरे पर शदीद तरीन खौफ के तासुरात नुमाया थे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेहमानों में हो, हम डॉक्टर एहसान और उसके ग्रुप के आदमी हैं। इमरान ने इस आदमी की हालत देखते हुए कहा तो उसका लटका हुआ चेहरे यकलहत नॉर्मल हो गया। मम मुझे यहाँ कौन छोड़ गया है? इस आदमी ने हैरत भरे लहजे में कहा।
इसका मतलब है कि तुम्हें यहाँ इस कोठी में बेहोश नहीं किया गया, किसी और जगह बेहोश किया गया है। हम तो समझे थे कि तुम्हें यहीं बेहोश करके छोड़ दिया गया है। तुम कोठी के खुले फाटक के साथ अंदर ज़मीन पर पड़े हुए थे। हमें तफसील से बताओ कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, और हाँ पहले अपना नाम बताओ। इमरान ने बड़े नरम लहजे में कहा। मेरा नाम रमज़ी है और यहाँ प्रॉपर्टी डीलर की तरफ से बतौर चौकीदार रहता हूँ। जब डॉक्टर एहसान और उनके साथी यहाँ रहते थे तब भी मैं बतौर चौकीदार रहता था। फिर अचानक वो सब चले गए। मैं अकेला इस कोठी में था कि एक औरत ने कॉल बेल बजाई। मैं बाहर गया तो इस औरत ने मुझसे डॉक्टर यूसुफ के बारे में पूछा। ये कोठी पहले डॉक्टर यूसुफ की मलकियत थी जिसने उसे प्रॉपर्टी डीलर को फ़रोख्त कर दिया था। अलबत्ता उसकी नेम प्लेट वैसे ही फाटक पर मौजूद है। मैंने उसे बताया कि डॉक्टर यूसुफ ये कोठी फ़रोख्त कर गए हैं और मुझे नहीं मालूम कि वो अब कहाँ शिफ्ट हुए हैं। वो औरत चली गई और मैं वापस अंदर आ गया, लेकिन मैं कमरे में जाकर बैठा ही था कि अचानक मेरा जहन किसी लट्टू की तरह घूमने लगा और मैं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं किसी और कोठी के एक बड़े कमरे में कुर्सी पर राड्स में जकड़ा हुआ था और सामने वो औरत और दो मर्द मौजूद थे और एक दूसरा आदमी भी था। उन्होंने मुझे कोड़े मारने की धमकी दी तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि वो पाकिस्तान चार्टर त्यारे से चले गए हैं। इसके बाद मुझे दोबारा बेहोश कर दिया गया और अब मुझे होश आया है। रमज़ी ने तफसील बताते हुए कहा, क्या तुम इस जगह को या उनमें से किसी आदमी को पहचानते हो? इमरान ने कहा, नहीं, वो सब मेरे लिए अजनबी थे। रमज़ी ने जवाब दिया। उनके हुलिये बताओ? इमरान ने कहा। तो रमज़ी ने हुलिये बता दिए। ठीक है, अब तुम महफूज हो, बेफिक्र रहो। वो अगर तुम्हें मारना चाहते हैं तो वही मार देते। तुम जाकर हमारे लिए कॉफ़ी बना लाओ, इमरान ने कहा। तो रमज़ी सर हिलाता हुआ उठा और कमरे से बाहर चला गया। इमरान के फ़िक्रे के बाद उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे। वो औरत यकीनन गॉस्टी थी, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि मशीनरी के अखाड़े जाने के बाद आसार मौजूद हैं और यही हमाकत की गई है। हार्ड इन आसार को देखकर समझ क्या होगा कि अब इस कोठी में डॉक्टर एहसान और उसके साथियों की वापसी नहीं होगी। इसलिए अब दो सूरतें हैं, या तो वो दोबारा पाकिस्तान जाएगा या फिर इस बात का इंतज़ार करेगा कि पाकिस्तान से उन्हें रिपोर्ट मिल सके कि अब वो कहाँ जाते हैं, यहाँ दिमाग आते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं या किसी और मुस्लिम मुल्क में जाते हैं। इमरान ने रमज़ी के बाहर जाने के बाद सफदर से मुखातिब होकर कहा, बस यहाँ मेमोरी टेप फ़ोन मौजूद है और मैंने चेक कर लिया है कि आज ही फ़ोन किया गया है। अचानक टाइगर ने कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। क्या उस पर टाइम और डेट भी मौजूद है? इमरान ने चौंक कर कहा। यस पास, टाइगर ने कहा। तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर साइड पर पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और फिर महसूस बटन प्रेस कर दिए। दूसरे लम्हे फ़ोन पर मौजूद स्क्रीन पर तेज़ी से नंबर नज़र आने लगे। नंबर बदलते जा रहे थे। जब एक नंबर रुक गया तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर दोबारा चंद मखसूस नंबर प्रेस कर दिए तो फ़ोन के निचले हिस्से से टेप चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी और इमरान के लबों पर मुस्कुराहट फैलती चली गई। टेप ख़त्म होने पर इमरान ने रिसीवर रख दिया। वेरी गुड, ये हावर्ड की आवाज़ थी। उसने यहाँ से गुलिस्तान क्लब के राहत को कॉल किया है। राहत यहाँ रेड एजेंसी का एजेंट है और यकीनन इस रमज़ी को उठाकर राहत अपने गुलिस्तान क्लब ले गया होगा। इसलिए अब राहत से हमें मालूम हो सकता है कि वो दोनों कहाँ हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हो सकता है कि हावर्ड और गॉस्टी दोनों गुलिस्तान क्लब में ही मौजूद हों, सफदर ने कहा। हाँ, हो सकता है। बहरहाल अब हमें गुलिस्तान क्लब जाना होगा, हमें वहाँ से अब मज़ीद मालूमात मिल सकती हैं। इमरान ने कहा, मास्टर आप मुझे इजाज़त दें, मैं इस राहत को उठाकर यहाँ ले आता हूँ, जवाना ने अचानक कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। ओ हाँ, ऐसा हो सकता है। टाइगर तुम जवाना के साथ जाओ और इस राहत को उठाकर यहाँ ले आओ, इमरान ने कहा। इमरान साहब, जवाना की बजाय मैं टाइगर के साथ जाऊँगा, जवाना यहाँ आपके पास रहेगा, अचानक सफदर ने बड़े हद में लहजे में कहा। तो जवाना चौंक कर हैरत भरे अंदाज में सफदर को देखने लगा। उसके चेहरे पर उभर आने वाले तासुरात बता रहे थे कि उसे सफदर की बात की वजह तस्मिया समझ में नहीं आ सकी। तुम फिक्र मत करो सफदर, जवाना अब वो जवाना नहीं रहा, अब ये मुहज़्ज़ब जवाना है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और तो सफदर साहब ने ये बात इसलिए की है कि मैं यहाँ कत्लो गारत करूँगा, ऐसी बात नहीं है, अब मुझे अपने आप पर कंट्रोल करना आ गया है, जवाना ने कहा। इमरान साहब, क्या ये बेहतर नहीं कि हम सब वहाँ जाएं और इस राहत से मालूम करें? हो सकता है कि हावर्ड और गॉस्टी वहाँ मौजूद हों तो हम वहाँ उनका खात्मा भी कर सकते हैं, वरना जैसे ही उन्हें अगवा का इल्म होगा तो वो दोनों होशियार हो जाएंगे, सफदर ने कहा। ओ तुम्हारी बात दुरुस्त है सफदर, बिल्कुल दुरुस्त, अब हम सबको जाना होगा, आओ, इमरान ने कहा और उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके सारे साथी भी उसके पीछे चल पड़े। मेरी समझ में तुम्हारी ये ह्यूमन राइट्स वाली बात नहीं आई, गॉस्टी ने अचानक साथ बैठे हुए हावर्ड से कहा। वो दोनों चार्टर तैयारे के जरिए पाकिस्तान जा रहे थे, इसीलिए इस वक्त वो दोनों छोटे लेकिन तेज़ रफ्तार तैयारे में अकेले थे। क्यों, क्या हुआ? हावर्ड ने, जो एक रसाला पढ़ने में मसरूफ़ था, चौंक कर कहा। नीलमगढ़ एक कस्बा है, वहाँ मरने वालों की मजहबी रसूमात अदा की जाएंगी और हो सकता है कि वहाँ डॉक्टर एहसान की वजह से पाकिस्तान के आला हुकाम भी मौजूद हों, लेकिन वहाँ इस मजहबी तकरीब में ह्यूमन राइट्स का क्या काम? गॉस्टी ने कहा। वहाँ 8 अफराद कत्ल हुए हैं, जिनमें एक मासूम बूढ़ी औरत और एक जवान औरत के साथ साथ 2 मासूम बच्चे भी थे। और तुम्हें शायद ये मालूम नहीं, लेकिन मुझे राहत ने बताया था कि वर्ल्ड न्यूज़ में इनकी हलाकत को इंतहाई सफ़ाकाना स्टोरी के तौर पर पेश किया गया है और ह्यूमन राइट्स से इस्तदा की गई है कि वो इन पसमानदा मुल्कों में ऐसी सफ़ाकाना हलाकतों को रोकने के लिए काम करे। लाजमन पाकिस्तान के अखबारात ने भी इसे खूब उछाला होगा। ऐसी सूरत में ह्यूमन राइट्स के 2 नुमाइंदे अगर इस मजहबी तकरीब में भी शिरकत करें और इस वाक़े को अपने तौर पर तफसील हासिल करना चाहें ताकि वो हेड ऑफिस को इस बारे में तफसीली रिपोर्ट दे सकें।
तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा, हावर्ड ने तफसील से बात करते हुए कहा। लेकिन वहाँ यकीनन इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस भी होगी और जो कुछ तुमने बताया है ये सब कुछ हुकाम के हलक से तो शायद उतर जाए, लेकिन इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के हलक से नहीं उतरेगा। हम दोनों वहाँ अकेले होंगे। गॉस्टी ने कहा। इमरान वहाँ क्यों होगा? उससे क्या मालूम कि ये वारदात हमने की है? हावर्ड ने चौंक कर कहा। एजेंसियों के पास इस बात का पता चलाने के हज़ारों तरीके होते हैं और तुम भी जानते हो और मैं भी। अब तुम्हें ये बात बता दूं कि मेरा मशीन पिस्टल वहीं कहीं गिर गया था और ये मशीन पिस्टल आम पुलिस के हाथ लगा तो फिर तो शायद उसे चेक नहीं किया जा सकेगा, और अगर ये इमरान या पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के हाथ लग गया तो उस पर रेड एजेंसी का मखसूस निशान मौजूद है। गॉस्टी ने कहा। तो हावर्ड बेख्तियार उछल पड़ा। ओ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? हावर्ड ने चौंके हुए लहजे में कहा। चूँकि हम पाकिस्तान से निकल आए थे इसलिए मुझे बताने का ख्याल नहीं रहा था, लेकिन अब चूँकि हम दोबारा पाकिस्तान जा रहे हैं तो इसका ख्याल मुझे आया। गॉस्टी ने कहा। ओ ये तो मसला वाकई ख़राब हो जाएगा, लेकिन फिर क्या किया जाए? हम वहाँ किस हैसियत से जाएं? अगर मुकामी मेकअप किया जाए तो ना ही मुकामी ज़ुबान आती है और ना ही मुकामी रिवाजों से आगाही है, इस तरह तो हम फौरी चेक हो जाएंगे। हावर्ड ने कहा। मेरा ख्याल है कि इमरान इस ग्रुप की हिफाजत खसूसी तौर पर करेगा और ये लोग भी सिर्फ थोड़ी देर के लिए मजहबी रस्म में शामिल होकर वापस दारुल हुकूमत आ जाएंगे, इसलिए हमें अपना काम हुकूमत से ही मुंसलिक रखना चाहिए। गॉस्टी ने कहा। बात तुम्हारी ठीक है, वाकई में गलत अंदाज़ा लगा रहा था। ये लोग वहाँ 4-5 रोज़ तक रहेंगे। मौजूदा सूरत हाल में वाकई ऐसा नहीं होगा और उनकी रहाइश का इंतज़ाम दारुल हुकूमत में ही होगा और यकीनन वो इमरान करेगा, लेकिन हम उन्हें ट्रेस कैसे करेंगे? हावर्ड ने कहा। हमने राहत के पास वो फिल्म देखी है, इसीलिए मैं उन्हें पहचानती हूँ। मैं अकेली वहाँ जाऊँगी और तुम्हें तो मालूम है कि मेरे पास यॉर्क टाइम्स की स्पेशल रिपोर्टर का खसूसी कार्ड मौजूद है और इस कार्ड को बाकायदा तस्लीम भी किया जाता है और मुझे स्पेशल रिपोर्टिंग का तजर्बा भी है, इसलिए मैं यॉर्क टाइम्स की स्पेशल रिपोर्टर बनकर वहाँ जाऊँगी और वहाँ सिर्फ निगरानी करूँगी। जब ये लोग वहाँ से वापस दारुल हुकूमत पहुँचेंगे तो मैं चेक कर लूँगी कि ये कहाँ जाते हैं। अलबत्ता ये हो सकता है कि शुबे से बचने के लिए मैं पाकिस्तान की मार्केट से एसएस खरीद लूँ। उसकी मदद से मैं तवील फासले से भी इन लोगों की लोकेशन चेक कर सकती हूँ। इस तरह हमें मालूम हो जाएगा कि ये लोग कहाँ ठहरे हैं और वहाँ अचानक रेड करके हम उनका खात्मा कर सकते हैं। गॉस्टी ने कहा। वेरी गुड गॉस्टी, तुमने वाकई बेहतरीन और बेदाग प्लानिंग की है। ठीक है, अब ऐसा ही होगा। हावर्ड ने उसकी मनसूबाबंदी से मुकम्मल इत्तेफाक करते हुए कहा। वहाँ पाकिस्तान में रहाइश का कार्य और असलहा हासिल करने के लिए तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? गॉस्टी ने कहा। असलहा मार्केट से खरीद लेंगे और कोठी किसी प्रॉपर्टी सिंडिकेट से मिल जाएगी, कारों समेत। हावर्ड ने कहा। ये अच्छा है, वरना मेरा ख्याल था कि शायद तुम लारक वाली टिप इस्तेमाल करोगे। गॉस्टी ने कहा। नहीं, मैं वहाँ किसी ऐसी टिप को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ऐसे मामलात में इंतहाई तेज़ी से काम करती है और हम मारे जाएंगे। हावर्ड ने कहा। तो गॉस्टी ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया।